नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों की तैयारियों के बारे में भी जानकारी उनसे साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों में भारत के कई प्रांतों से आए लगभग 10,000 से ज्यादा कुशल खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। सीएम ने बताया है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए काफी तैयारियां की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति का विकास होगा। वहीं सीएम ने अल्मोड़ा के डीना पानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं जैसे हाई एल्टीट्यूड सेंटर के निर्माण का भी अनुरोध किया है। साथ ही प्रत्येक विकासखंड स्तर पर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया है। देहरादून में 12 जनवरी को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां जारी हैं। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 18 देशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंड से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। इसमें 17 देशों से 50 से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंडियों ने पंजीकरण कराया है। सम्मेलन में निवेश, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा और जड़ी बूटियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। देखिए, आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत से लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ, मेरे को तो ये भी कहना चाहिए कि इन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब उनसे आग्रह किया कि एक प्रवासी सम्मेलन जिस प्रकार से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हो रहा है, तो वो आए अपने हमारे इस उत्तराखंड में, अपने इस उत्तराखंड के बारे में अपने अनुभव साझा करें। क्या हम और उत्तराखंड के लिए उन लोगों के माध्यम से यहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब ये प्रवासी सम्मेलन का उद्देश्य रहेगा। और हमेशा हम लोग उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रवासी भाई बहनों का, अनेकों लोगों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है, और भी ये संभावना है कि बढ़ेगा। तो मैं आने वाले प्रवासी उन भाइयों का बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से अच्छी पहल है सरकार की। ऐसे जो नवाचार हैं हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, वो करते रहते हैं, और उसका परिणाम सकारात्मक भी दिखेगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए पार्टियों ने दम भरना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में जुटे हुए हैं। वहीं कई जगह पर पार्टी के बागियों ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे पार्टियों की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं। बागियों को किस तरह से पार्टी कंट्रोल कर रही है, इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने पार्टी की नीतियां बताई हैं। प्रवक्ता कमलेश रमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किस तरह चुनाव के नतीजे अब सामने आने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि 3 सीटों पर तो आप निर्विरोध ही जीत गए। अब ऐसे में किस तरह की तैयारियां भी हैं निकाय चुनाव के लिए, और पार्टी किस तरह से काम कर रही है? बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल शुभ संकेत है। हम 3 जो हमारी बहनें और भाई जो जीते हैं हमारे 3 जगह से, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए कार्यों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया, निर्विरोध जीते हैं, तो ये शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं आप लोग, अधिकारियों से इस तरह से काम करवा रहे हैं, उनके पर्चे तक खारिज करवा दिए थे आपने। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है। वो अपने अंदर देखते नहीं है कि उन्होंने क्या-क्या गलतियां की। जब उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो कागजी कार्रवाई तो वो पूरी करेंगे ना, फॉर्मेलिटी तो वो पूरी करेंगे। इसमें अधिकारियों की गलती कहाँ से आई, इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती कहाँ से आई? खुद आपका फॉर्म ठीक नहीं है, खुद आप गलत तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप करते हैं, आपके पास कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी का निराधार है और बिल्कुल गलत है, और हार की बौखलाहट है ये उनकी। इस बौखलाहट के
चलते वो जो है किसी भी तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करने का काम करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग मिल रहा है, चाहे हमारे नगर निगम के नगर निकाय हों, नगर पालिकाएँ हों, नगर पंचायत हों, पार्षद हों, सभी तमाम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। और जो हमारी प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे समस्त कार्यकर्ताओं ने किया। तो लोगों का जब हमें भरपूर प्यार मिल रहा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि 11 के 11 नगर निगमों में हमारा परचम लहराएगा, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में और सभासदों में अधिकतर हम लोग जीतने जा रहे हैं। मिनी सरकार हमारी बनने जा रही है। लेकिन अभी तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? अभी विधायकों को, सांसदों को और पार्टी के बड़े नेताओं को किस तरह से जिम्मेदारी पर लगा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही कहा था कि हमारे 2 डबल इंजन है हमारे, और डबल इंजन में जब हमारा तीसरा इंजन नगर निकाय का, नगर निगम का जुड़ेगा तो मुझे लगता है कि और बेहतर काम होगा। और उसी को लेकर के प्रदेश संगठन ने हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, जो अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग नगर पालिकाओं में, अलग-अलग नगर निगमों में जाकर के जो प्रभारी और इंचार्ज बनाए गए हैं, वो जाकर के लोगों के बीच में समन्वय बनाने का काम कर रहे हैं और प्रचार प्रसार की जो हमारी गति है उसको और तेज धार देने का काम कर रहे हैं। और नगर निगम के चुनाव में हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व जहां पर भी पहुंचे हैं वो एक बूथ कमेटी से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के तमाम सभी लोगों को साथ में लेकर के चल के प्रत्याशी के साथ में उनको समर्थन दिलाने का काम कर रहे हैं। और प्रत्याशी की एक जो है भारी जीत का जो हमारा अंतर है बहुत ज़्यादा, उसको करने के लिए एक अच्छे मार्जिन से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारे सभी के सभी सीनियर लीडर वहां लगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव को जीतने का काम किया, विधानसभा के जो हमारे अभी उपचुनाव हुए 2 उसमें जो है परचम लहराने का काम किया। और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संगठन तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है और नगर निगम के जो चुनाव होंगे ये भी हमारा बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय होगा महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में। अच्छा मैडम, किस तरह से अब आप देख भी रहे हैं, आपके जो बागी हैं वो तो कहीं खेल नहीं बिगाड़ देंगे, क्योंकि लगातार ठीक है कांग्रेस के तो बड़े नेता आप लोगों ने शामिल करा लिए बीजेपी में, लेकिन जो आपके खुद के बागी हैं वो तो खेल नहीं बिगाड़ेंगे। नहीं, देखिए जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो कांग्रेस की कमजोरियां हैं। क्योंकि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को अगर उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाती और उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों के ऊपर फोड़ना चाहती है तो मुझे लगता है ये गलत है। जनता सब जानती है और जनता ये भी देखती है कि कांग्रेस का कहीं तक भी दूर दूर तक कोई भविष्य नजर नहीं आता। जितने इस्तीफे उनके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए, जो वर्तमान में करण मेहरा जी बने, इतिहास रचा उन्होंने कि उनके नेतृत्व में इस तरीके से लोगों ने इस्तीफा देने का काम किया, अन्य दलों को ज्वाइन करने का काम किया। तो ये उनका फेलियर है, ये उनके हाईकमान का फेलियर है कि वो अपने लोगों की भावनाओं के अनुरूप कोई फैसले नहीं ले पाते। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ठीकरा कांग्रेस पार्टी अगर दूसरों पे फोड़ती है तो ये उनकी कमजोरी कहीं ना कहीं दिखलाई पड़ती है। और रही दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरीके से काम कर रहा है और नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसमें हम किस तरह से जीत दर्ज करेंगे। और जो हमारे नाराज कार्यकर्ता हैं या बाई चांस किसी को टिकट नहीं मिल पाया किसी कारण से किसी सीट पर, जहां, क्योंकि देखिए जब कार्यकर्ता काम करता है बरसों बरसों तक तो उसे उम्मीद होती है वो अपना अधिकार मांगता है, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलता है, जीत भी एक ही की दर्ज होती है, बाकी सब तो नहीं जीतते उस पर। तो इसी प्रकार से हमारा कार्यकर्ता भी अगर वो कहीं से कहीं नाराज भी है तो उसको पूरी मनाने की कोशिश की जा रही है। और एक आखिरी मौका फिर हमारे अभी महामंत्री जी ने भी कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि तमाम जितने भी कार्यकर्ता अगर किसी कारण से नाराज हैं और वो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ अगर कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो वो उनको समर्थन देने का काम करें, क्योंकि अब नाम वापसी तो हो नहीं सकता लेकिन वो समर्थन दे सकते हैं। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ऐसी पार्टी संगठन नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अधिकतर जगह से समर्थन हमारे प्रत्याशियों को दिया जा रहा है और हमारे प्रत्याशी के साथ में जाकर के वो लोगों के बीच में वोट मांगने का काम कर रहे हैं और उनकी नाराजगी भी दूर होगी और सबको समन्वय बना करके चलने का काम कर रहे हैं। कोई भी जो भी नाराज होगा उसे मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और अगर वो नहीं मानेंगे किसी कारण से तो फिर पार्टी स्वतंत्र है फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जी धन्यवाद मैडम, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। कमलेश रमन जी हमारे साथ थे जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से निकाय चुनाव की तैयारियां जारी हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि यहाँ राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग में जरूर आएंगे और उसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में शिरकत करेंगे।
बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निमंत्रण दिया है और क्योंकि हमारे प्रदेश का ये गौरवशाली क्षण होगा जिस वक्त यहाँ राष्ट्रीय खेल होंगे, तो मुझे लगता है कि सभी को निमंत्रण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर होंगे। जिस प्रकार से खेल मंत्री जी को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है, तो मुझे लगता है कि जितना भी हमारा केंद्र का नेतृत्व है सभी को उत्तराखंड क्योंकि धर्मस्थली है और यहाँ पर सभी की भावनाएं जुड़ी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो विशेषकर उत्तराखंड के ऊपर रहता है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद इन राष्ट्रीय खेलों में हमें मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राज्य के सभी मदरसों की जांच चल रही है और जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस संबंध में विजय प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि पूरे देश में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सभी वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। मदरसों की जांच होनी चाहिए और अगर मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है उनकी जांच जरूरी है। सभी मदरसों में अच्छी शिक्षा का स्तर देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध भी है और जो अवैध मदरसे होंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, दिल्ली से लेकर और उत्तराखंड तक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है कि प्रत्येक वर्ग के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले और इसी को लेकर के जो मदरसों के ऊपर जो जांच चल रही है, जो अवैध तरीके से चल रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और क्योंकि सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार है और सभी भाषाओं का ज्ञान होना हमारे सभी जितने यहाँ के हमारे बच्चे हैं उनको होना चाहिए। और उत्तराखंड की तो धर्मस्थली शिक्षा के नाम से जानी जाती है, यहाँ से देश विदेश से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जांच के आदेश दिए, ऐसे अवैध निर्माण जो मदरसों के हो रखे हैं उनकी जांच होनी ही चाहिए और सही तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका उत्तराखंड में HMPV वायरस की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों की प्राप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही HMPV वायरस के लक्षण देखने पर सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी रजत अग्रवाल की पत्नी अपनी महिला टीम के साथ प्रचार में कूद गई हैं। वे घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। वार्ड नंबर 1 से उन्होंने प्रचार की शुरुआत की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें जनता का बहुत आशीर्वाद मिला है। उनके पति युवा हैं, जनता के बीच में रहकर वो कार्य भी करते हैं और बीजेपी से प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पति रजित अग्रवाल ने गंगा मैया की सौगंध खाई है कि वो नगर पंचायत भगवानपुर से 1 रुपये भी अपने घर लेकर नहीं जाएंगे। भैया ये खास बात है कि हर काम में हर विकास में सबके साथ खड़े हैं, गरीबों के लिए भी खड़े हैं, हर महिलाओं के लिए खड़े हैं और सभी की, गरीब हो चाहे कोई भी हो, सबकी सुनवाई करते हैं और सबकी मदद करते हैं। कि उन्होंने गंगा मैया की कसम खाई थी कि मैं नगर पंचायत से 1 रुपया भी अपने घर नहीं लेके जाऊंगा और सब के लिए ही लगाऊंगा और विकास करूंगा, अच्छी शिक्षा वगैरह का और साफ सफाई का ध्यान रखूंगा। काशीपुर का निकाय चुनाव हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने बीजेपी के प्रत्याशी दीपक बाली पर तीखा हमला भी बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह चुनाव भय और शांति के बीच है। उन्होंने दावा किया है कि अगर गलती से भी दीपक बाली जीतते हैं तो काशीपुर के व्यापारी परेशान होंगे। उन्होंने आगे कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि पहले चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होते थे, जहां जनता विकास कार्यों को देखकर अपना मेयर चुनती थी, लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी दीपक बाली की राजनीति से डर और धमकी का माहौल पैदा हो गया है। कभी भी भय का वातावरण इस काशीपुर में नहीं हुआ। चुनाव लड़ाता था और चुनाव लड़ाने के बाद एक आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती थी, व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता नहीं होती थी। ये पहला चुनाव है
ये पहला चुनाव है भाइयों कि इस काशीपुर में भय बैठाना चाहते हैं, गुंडागर्दी का भय, वोट ना देने का भय, लोगों को मेरे संग कन्विंसिंग ना करने का भय। आप ये सोचिए कि वो हर बात का सरकार का दबाव पार्टी के संग, तो अगले दिन उसके ऊपर दबाव बना दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति अभी कुछ नहीं बना, जो व्यक्ति अभी कुछ नहीं है, उसके बावजूद काशीपुर की मेरी प्यारी भोली भाली जनता के ऊपर जो इतना दबाव बनवा सकता है, जो इतना भय का वातावरण, जो इतना तानाशाही आदत का हो, वो यदि कहीं आपने गलती कर दी तो इस शहर में क्या होगा। आप अल्मोड़ा में बीते 10 दिनों से बंद अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग का क्वारब डेंजर जोन के पास खोल दिया गया है। यहां से अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, जिससे अल्मोड़ा और बागेश्वर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि अभी भी रुक रुक कर मलबा गिर रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने रात के समय वाहनों की आवाजाही बंद करने के निर्देश भी दे दिए हैं। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 109 27 दिसंबर को भारी मलबा आने से बाधित हो गया था। आज दिनांक 6 जनवरी को इसे पुनः यातायात हेतु सुचारू कर दिया गया है। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 109 27 दिसंबर को भारी मलबा आने से बाधित हो गया था। आज दिनांक 6 जनवरी को इसे पुनः यातायात। और संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नसीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये डेंजर जोन भी है और किस तरह की तैयारियां हैं ताकि वाहनों को आवाजाही में दिक्कतें ना हो? 10 दिनों से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे में जो क्वारब के पास बड़ा डेंजर जोन बन चुका है, 10 दिनों से बंद था, जिसको लेकर आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी लंबा रूट तय करना पड़ा, जिस कारण मार्केट में आने वाला राशन या फल सब्जियां उसको भी कहीं ना कहीं महंगाई उनमें बढ़ी। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि प्रशासन से एनएच के 10 दिनों के प्रयास के बाद आज ये थोड़ा सा रोड जरूर खुला है, लेकिन संभावना अभी भी ऐसी है कब उसमें मलबा आ जाए, कब रोड बंद हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तब तक इसकी रोड की ये डेंजर जोन बना ही रहेगा। तो ऐसे में क्या माना जाए, अभी लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई भी करता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार वहाँ पे पॉकलैंड और जेसीबी मशीनें वहाँ मुस्तैद की हैं। जैसे ही मलबा आता है उसको हटाने का कार्य भी किया जाता है और गाड़ी आवागमन रोका जाता है। लेकिन अगर अभी तो मौसम साफ है, अगर लगातार अगर बारिश अगर भयंकर रूप में अगर बारिश आ गई तो कहीं ना कहीं एक ये लंबे समय के लिए रोड बंद होने की बड़ी संभावना बनी है। बिल्कुल नसीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी के श्रीनगर क्षेत्र स्थित बाजार में अज्ञात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर 5 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें बदमाश नकाब पहनकर घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहा है। मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में भी जुटी हुई है। एसएसपी ने बताया है कि अज्ञात चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्दी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो दुकान के अंदर एंटर हुआ है, मास्क लगा के, कैप पहनी हुई है उसने, और उसके हाथ में एक धारीदार एक लोहा टाइप का, एक सरिया टाइप का था, जिससे उसने ताले तोड़े। वो उसके हाथ में था, उसने साइड में रखा और उसके बाद वो एंटर हुआ और जितना यहाँ पे कैश लगा हुआ था तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भी नहीं पता है, बट तकरीबन 4 से 5 लाख के बीच का ही है। और उसकी पूरी फुटेज मेरे पास है अवेलेबल, जो मैंने पुलिस प्रशासन को भी दे चुका हूँ पेन ड्राइव में। और मेरा एक कैमरा DSLR कैमरा था कैनन का, वो भी वो लेके चले। बाजार में स्थानीय व्यापारी की दुकान पर एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया है। इसमें स्थानीय कोतवाली श्रीनगर में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही इसमें अनावरण किया जाएगा। कुछ इनपुट्स भी प्राप्त हुए हैं, जैसे CCTV फुटेज और अन्य माध्यम से, तो शीघ्र ही जो है घटना को खुलासा कर लिया जाएगा और अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।
नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष पद की उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्याशी लीला बोरा को तेज रफ्तार स्कूटी ने टक्कर मार दी, जिसमें लीला बोरा समेत स्कूटी सवार अन्य व्यक्ति घायल हो गया। आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस संबंध में लीला बोरा का कहना है कि पहले उनकी ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसके चलते साजिश रचते हुए जानबूझकर उन्हें टक्कर मारी गई। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि घायल की हालत स्टेबल है। घटनाक्रम यही हुई कि यहाँ पर मैंने नशे के खिलाफ आवाज़ उठा रखी है। जो स्मैक बेचते हैं लोग और स्मैक माफिया जो हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। मुझे लग रहा है कि इन्हीं में से कोई होंगे जिसने मेरे को मारा है, और वो नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। अभी यहाँ पर आया है वो, उसने बहुत सोच समझ के मुझे मारा है। पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट को मामूली चोटें आई हैं, एक्सरे करा है, एक्सरे अभी तक नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कल एक बार ऑर्थोपेडिक ओपिनियन लेने के बाद क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड अभी हमने मरीज को भर्ती कर रखा है पेन के लिए, पेन रिलीव करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।